हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, तो देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी चल रही थी जिसपे हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं और जिसपे आज हमने बात करनी है व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो देखो ना, सिंपली मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कराया था जिसमें मैंने आपको हुक्स लॉ पढ़ाया था, वहां भी मैंने आपको फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल, इनकी फ्रीक्वेंसीज, वैल्यूज, ये सारी चीजें मैंने आपको वहां भी एक्सप्लेन की हुई थी। लेकिन मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस देखे जिसमें आपको फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ को एक सेपरेट टॉपिक बनाया गया है, जिसमें क्या है, आपको फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ सेपरेटली पूछा गया है। तो आपको क्या हो सकता है, सिलेबस पेपर पे क्या है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन जाए व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मैंने इसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर बना दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे आपने हुक्स लॉ में फर्स्ट लेक्चर पे पढ़ा था, वही चीज आपने यहाँ भी पढ़नी है। तो देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो, अभी तक आप आईआर की इतने लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो आपको इतनी चीज तो क्लियर होगी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप करते क्या है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको एक मॉलिक्यूल दिया होता है जिसे आप बोलते हैं सैंपल मॉलिक्यूल। ओके, आपने क्या करना होता है, बाहर से आईआर रेडिएशन को इसके ऊपर इरेडिएट करना होता है। और आपको पता है, जैसे ही कुछ कंडीशंस है, सिलेक्शन रूल है, अगर आपके मॉलिक्यूल ने ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, उस केस में आपके मॉलिक्यूल में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा और आपका मॉलिक्यूल एक स्टेट से, जिसे आप बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या फिर आप बोल सकते हैं वाइब्रेशनल स्टेट, यानी कि ये अभी ग्राउंड स्टेट तो है, जिसे आप बोलते हैं फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट, जिसे आप V0 से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। ओके, और ये सारी क्या है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड, ये होगी फोर्थ। और इन्हें कैसे जाना जाता है, इसे बोलते हैं V1, इसे बोलते हैं V2, V3, V4, ऐसे। ओके, तो क्या होता है, जैसे एनर्जी मिलता है, आपके मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर को, अगर आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे, किसकी वैल्यू को, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, जिससे आप क्या करते हैं, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए एक रूल का, एक लॉ का यूज करना होता है, जिसे आप बोलते हैं हुक्स लॉ। ओके, तो हुक्स लॉ की हेल्प से आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलती है और साथ ही साथ हुक्स लॉ की कॉन्सेप्ट से आपको फोर्स कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है। यानी कि हुक्स लॉ से आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिलती है और हुक्स लॉ से आपका फोर्स कांस्टेंट आता है। और क्या होता है, देखो, ये जो फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखा है ना, दोनों सेम चीज है। ओके, तो आपको क्या होता है, हुक्स लॉ से आपको ये दो टर्मिनोलॉजी मिलती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ फोर्स कांस्टेंट। तो आपने क्या है, व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या एक्सप्लेन करना है, आपने एक्सप्लेन करना है कि ये फोर्स कांस्टेंट जो होता है, पहले तो एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये फोर्स कांस्टेंट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैसे अफेक्ट करता है। इतनी चीज क्लियर है। तो मैं सारी चीजें आपको सिंपली एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी, अभी चीजों को ध्यान से आप सुनिएगा। ओके, तो देखो मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ। देखो ना, यहाँ पे मैंने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया। हार्मोनिक ऑसिलेटर को मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है, पहले आप सिंपली ये बता दीजिएगा कि आपको पता है, आपका जो ये मॉलिक्यूल है, सपोज मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं, जैसे मैंने लिया CO2। ओके, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आप पूरे मॉलिक्यूल पे बात नहीं करते, आप किस पे बात करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स है, और एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज होके, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, उनके बारे में आप बात करते हैं। जैसे आपको पता है CO2 में कौन कौन से एटम है, कार्बन है, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम है। ओके, और आपको पता है ये दोनों के तीनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। तो आप इन डबल बॉन्ड के वाइब्रेशन की आप यहाँ पर को बात करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, वी नोटेड दैट, हमको ये सारी चीजें पता है कि यहाँ पर आपकी जो ये मॉलिक्यूल है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, ये मॉलिक्यूल में जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो कभी भी रिजिड नहीं होता। रिजिड नहीं होता मतलब कि वो एक जगह फिक्स नहीं होता, इनके बीच में वाइब्रेशन होते रहता है, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशन ही तो पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ये कोवलेंट बॉन्ड आपके मॉलिक्यूल शो कर रहा है, ये बॉन्ड क्या है, कभी भी फिक्स नहीं होता, रिजिड नहीं होता, ये कभी भी बढ़ और घट सकता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, और ये क्या है, आप इसीलिए इन बॉन्ड को क्या है, एज ए स्प्रिंग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्प्रिंग होता है उसका बिहेवियर क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है। ओके, इलास्टिक नेचर का होने की वजह से क्या है, आपका मॉलिक्यूल क्या है, कभी भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे आपको यहाँ पर पता है, इसी को तो हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर भी तो सेम चीज बोलता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर को लिखा है, सपोज आपके पास दो बॉडीज है। ओके, ये एक बॉडी है, इसका एक केस दिखा है, यहाँ पर इसका दूसरा केस दिखा है, इस पे क्या बोला है,
आपका ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, आपका यहाँ पर क्या है, आपका एक अटैच्ड, मतलब ये सोच सकते हो आपकी दीवार है, वॉल है, ओके। इस पे आपने एक स्प्रिंग लगाई हुई है, यहाँ पर आपका एक बॉक्स है, सपोज इसे मास ए बोल देते हैं, ओके। और सिमिलरली यही केस में आपने क्या किया, अगर आपने इस मास ए को यानी कि ए बॉडी को क्या किया, खींच दिया, इस साइड को खींच दिया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, तो क्या होगा, इसका ये जो स्प्रिंग है वो खींच के क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ओके। तो ये केस बी आपके पास आ जाएगा, ओके। और जैसे आप इस बी रिंग को छोड़ेंगे, जैसे आपने यहाँ मास जो ए है, मास ए बॉडी जो है, आपने इसे पकड़ रखा था तभी और इसे खींचा, तो ये ऐसी होगी, केस सी में बी में चलेगी, ओके। और जैसे आपने इसे छोड़ा तो ये अगेन ए में चली जाएगी, क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक नेचर की, ये अगेन क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट का रिस्टोरिंग फोर्स लेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स लेने के बाद ये अगेन इसी पोजीशन में चले जाएगी। ये सारी चीजें मैं आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर पे ऑलरेडी बता चुकी है, ओके। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल में आता है वाइब्रेशन, ओके। और इस वाइब्रेशन के लिए अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे, यानी कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो आपको किसका यूज करना होता है, बताया मैंने, हुक्स लॉ का। और हुक्स लॉ क्या बोलता है, आप सिंपली ये समझ लीजिए, हुक्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। हुक्स लॉ बोलता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, 1/2 पाई, और रूट लगाया हुआ है यहाँ पर को, और लिखा है के अपॉन न्यू, ओके। बट आपको ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने क्या है, अपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी चीज फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं लेनी होती है, आपको किसके टर्म में लेनी होती है, वेव नंबर, यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर बार लग जाए इसे बोलते हैं वेव नंबर, क्योंकि सारी चीजें आपने किस यूनिट में लेनी है, पर सेंटीमीटर। तो पर सेंटीमीटर किसके लिए होता है, जब आप वेव नंबर की बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो वेव नंबर किसके इक्वल है, ये जो आपका वेव नंबर है किसके इक्वल है, यही इक्वेशन आएगी। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगी, इस पूरी यूनिट को, जो ये आपका पूरा फॉर्मूला है, इसको अगर आप सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करा दे, इनटू में कर दे, तो आपको जो ये टर्म है ये पूरा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से वेव नंबर में। तो देखो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें आपकी सेम है। यहाँ पर को आपका 1/2 पाई के बदले क्या है, 1/2 पाई सी। सी मतलब क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट, ओके। और बाकी चीजें आपका सेम है, √k/न्यू। इतनी चीज क्लियर है, तो बाकी चीजें सेम है, इसी को बोला जाता है हुक्स लॉ। अगर आप हुक्स लॉ फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, और वेव नंबर के टर्म में देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन डिराइव होगी, ओके। अब देखो आपका हुक्स लॉ से आपको फ्रीक्वेंसी वेव क्या है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट होगी, ओके। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी। अब आप बोलेंगे हमने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर बात नहीं करनी है, हमने किस पे बात करनी है, फोर्स कांस्टेंट। और मैंने आपको बता दिया फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम ही चीज है। कैसे, देखो यहाँ पर को जो आपको टर्मोलॉजी मिल रही है, देखो 1 तो 1 है, 2 तो 2 है, पाई आपका क्या होता है, पाई और सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ओके। अब देखो मैं आपको एक और चीज आगे बताऊंगी कि यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ओके। क्योंकि सी की वैल्यू भी वरी नहीं होगी, एक पाई की वैल्यू भी वरी नहीं हो सकती, 1/2 की वैल्यू भी वरी नहीं हो सकती है। तो इसकी क्या होती है, वैल्यू कैलकुलेटेड होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आप इतना सुनिए, यहाँ पे जो अभी के टर्म का यूज कर रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। इसी को क्या बोला जाता है, के मतलब होता है फोर्स कांस्टेंट, जो कि किसके बारे में बताता है, ये आपको बताता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी कि आपका जो ये मॉलिक्यूल है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है इसमें जो ये बॉन्ड है वो कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड है, ओके। लेकिन अगर मैं वाटर ले लूं, वाटर भी आपका एक पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, अगर आप वाटर में देखेंगे जो आपको बॉन्ड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिंगल, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अगर आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे वो अलग अलग आएगी, क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे दोनों पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन आपका वाटर के केस पे क्या है, आपका बॉन्ड जो है यहाँ पर को ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है जिसे आप फोर्स कांस्टेंट कह रहे हैं वो क्या है, सिंगली बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पर को डबल बॉन्डेड है। तो इसकी वजह से क्या आपकी वाइब्रेशन, इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वरी करती है। और ये जो के है यहाँ पर को, इसी को बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। और न्यू जो होता है इसको बोला जाता है रिड्यूस मास। देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही फैक्टर्स आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू को, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली फोर्स कांस्टेंट पूछा गया, लेकिन मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यूज को साइड रखो। ये जो दो फैक्टर्स हैं, के मतलब क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, जिसे आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो, और साथ ही साथ न्यू, न्यू मतलब होता है रिड्यूस मास। दोनों ही फैक्टर्स क्या है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, ओके। अब देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखाती हूँ। देखो ये आपका फॉर्मूला है, ओके। अब ये यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए, पर सेंटीमीटर में आनी चाहिए, तभी हमने यहाँ वेव नंबर लिया। अब आप देखिए ना, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के लिए
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना होगा, एक काम, यहाँ पर को 1/2πc जो मैंने लिखा है इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड होती है, जो कि किसके इक्वल होती है, 4.12 के इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पर को आपने 4.12 लिख देना है। ओके, अब यहाँ पर देखो रूट लगाएंगे और यहाँ पर को के क्या है, मैंने क्या बोला, के है आपका फोर्स कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, और ये देखो आप, अगर आप देखो, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू के, सॉरी ये हो गया न्यू, ठीक है, यानी कि इसके जो है आपका रिड्यूस मास। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो के की वैल्यू है, आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, और ये जो रिड्यूस मास है, ये जितना ज्यादा घटाओगे उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगी, अभी जस्ट इतना समझो कि ये वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड है। अगर आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है पर सेंटीमीटर पे, तो ये वैल्यूज आपकी कैलकुलेटेड है, जो कि किसके इक्वल है, 4.12 के इक्वल है। आप यहाँ पर को 4.12 लिख दीजिएगा, रूट लगा के क्या है, मैंने बोला के है आपका फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी आपको गिवन होती है। देखो अगर आपके मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, जैसे वाटर है, उस केस में के की वैल्यू यानी कि फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नीचे पर सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा, जैसे आपका क्या है, आपका हो गया ये CO2 का केस हो गया, ठीक है, तो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उस पे आप के की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे 10 × 10⁵, और यूनिट आपकी डाइन पर सेंटीमीटर। और ट्रिपल के केस पे अगर आपका बॉन्ड इनकेस ट्रिपल हो गया, जैसे साइनाइड के केस में C और N के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, आपको यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखनी होगी, 15 × 10⁵। कितनी सिंपल वैल्यूज है ना, सिंपल वैल्यूज, देखो 5, 10, 15 और बाकी की सारी चीजें सेम है, 10⁵, 10⁵, 10⁵। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट ध्यान में रखना, डाइन पर सेंटीमीटर आपने लेना है। देखो ये चीज क्लियर होगी, तो ये चीज भी आपको पता चल गई, जितनी ज्यादा आपकी के की वैल्यू बढ़ेगी, देखो अगर आपका के की वैल्यू क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे, ये ज्यादा है, तो अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी, आपकी न्यू की वैल्यू भी ज्यादा होने लगेगी। मैं आपको एग्जांपल की फॉर्म में आगे को एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट इतना समझो। ओके, अब ये न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1 + m2 अपॉन में m1 × m2। ओके, अब यहाँ m1 m2 क्या है, देखो जैसे आपका हमने क्या लिया, CO2 लिया। ओके, अगर आप CO2 के केस में पहला एटम लेंगे, जैसे मैं आपको साइनाइड ही बता दूं, यहाँ आपको तीन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे साइनाइड ही है, अगर मैं C और N की बात करूं, यहाँ पर अगर इसके लिए अगर आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो आपको क्या पता चला, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि के की वैल्यू आप क्या रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाली, यानी कि 5 × 10⁵, और ये वैल्यू आपकी यही रहेगी। और न्यू के बदले आप क्या रखेंगे, न्यू किसके इक्वल होता है, आपने इसका मास निकालना है, उसके बाद इसका मास निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले और दूसरे वाले के मास को ऐड करेंगे, उसके बाद अपॉन में करके इन दोनों के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आपकी यहाँ पर को आएगी उसे ही बोला जाता है न्यू और रिड्यूस मास। तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट पुट कर दीजिए। तो देखो अगर आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से न्यू की वैल्यू यानी कि न्यू बार की वैल्यू, जो कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। इतनी चीज समझ में, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको, ये चीज सिंपल है ना, देखो अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर पूछते भी होंगे तो वैसी चीजें ऑप्शनल में आ जाती हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, अगर निकालना आपको पसंद है, तो देखो न्यूमेरिकल आपको पसंद है, तो आप इसे बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी। अब मास रख के कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप रिड्यूस मास की वैल्यूज निकालो, और सारी वैल्यूज आपको गिवन है, और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब हम लोग पर्टिकुलरली अपने टॉपिक पे आते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। आपको पता चल गया फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, के होती है। अब आपको सिंपली क्या बताना है कि कैसे फोर्स कांस्टेंट आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि देखो, ये हमने पढ़ लिया, लिखा है इन दिस इक्वेशन, जो मैंने इक्वेशन आपको बताया, इससे आपको पता चला कि आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर आप बोलो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, किसी भी कोवलेंटेड बॉन्डेड दो एटम, जो आपका दो एटम है, जैसे आपने साइनाइड ही ले लिया, कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये आपका पहला एटम हो गया, ये आपका दूसरा एटम हो गया, एटम फर्स्ट और एटम सेकंड। इन दोनों के बीच की अगर आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो दो फैक्टर्स जनरली आपको डिफाइन कराते हैं इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जो है आपका फोर्स कांस्टेंट और साथ ही साथ रिड्यूस मास। बट अगर आपको फोर्स कांस्टेंट पूछा गया है, तो आपने यहाँ पर को लिखा है कि एक मेजर फैक्टर है जो कि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अफेक्ट कर सकता है, जो है आपका फोर्स कांस्टेंट। और आपको पता है फोर्स कांस्टेंट जो है उसे आप के से रिप्रेजेंट करते हैं,
हैं एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको पता है कि आपने इस इक्वेशन के थ्रू क्या कैलकुलेट किया है, जो आपकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी के यानी कि फोर्स कांस्टेंट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एटम। ओके, तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि जैसे जैसे आपकी मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ते रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब फोर्स कांस्टेंट, दोनों चीजें सेम ही तो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता रहा है, और जिसे आप फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और देखो ना, आपका पता है डबल ट्रिपल बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है डबल बॉन्ड के कंपेयर में, और देन सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और रिड्यूस मास डिक्रीज होते रहेगा, क्योंकि न्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस मास के। ओके, तो वैसे वैसे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एग्जांपल के फॉर्म में मैंने आपको वहां भी फर्स्ट लेक्चर पे जब मैंने हुक्स लॉ बताया था वहां भी एक अलग एग्जांपल दिए थे, यहाँ मैं आपको दोनों के अलग अलग एग्जांपल दे रही हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको दो नए एग्जांपल सीखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, एक है यहाँ पर को बॉन्ड किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो है आपका सी ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एन। ओके, एक है आपके पास सी सिंगल बॉन्ड एन, एक है आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, तो अब बताइए इन तीनों में से ज्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी होगी। क्यों, क्योंकि इसका फोर्स कांस्टेंट या फिर आप बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ज्यादा है, तो ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। और उसके बाद होगी सी डबल बॉन्ड एन, और देन लास्ट में होगी सी सिंगल बॉन्ड एन। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, ये सारी की सारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेटेड है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पर को देखो कि यहाँ पर को लिखा है, देखो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, मैंने जस्ट समझा दिया। अगर आप सी सिंगल बॉन्ड सी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू दिखाएंगे तो ये है आपकी 1100 पर सेंटीमीटर। ओके, यानी कि 1100 पर सेंटीमीटर। अगर आप सी डबल बॉन्ड एन की निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 1660 पर सेंटीमीटर, यानी कि 1660 पर सेंटीमीटर। ओके, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड की दिखाएंगे तो देखो आपको कहाँ पहुंच गई, 2220 यानी कि 2220 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ अप्रोक्स 500 का डिफरेंस आ गया। अगेन यहाँ पर को आपका अप्रोक्स 500 का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, ये डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि देखो आपके एटम्स दोनों सेम है, रिड्यूस मास अगर आप निकालेंगे तो आपका अप्रोक्स सेम आएगा, अप्रोक्स क्या सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दोनों एटम है वो सेम है, यहाँ भी एटम सेम है, यहाँ भी एटम सेम है। तीनों के केस में आपके एटम क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन। तो दोनों का जब आप तीनों केस में जब आप रिड्यूस मास निकालेंगे आपका इक्वली आएगा, क्योंकि एटम दोनों सेम ही तो है। रिड्यूस मास क्या बोलता है, m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2। ओके, तो इसका मास तीनों के केस में रिड्यूस मास आपका क्या होगा, कांस्टेंट ही तो आएगा। तो अब आपको क्या है, रिड्यूस मास अगर आपका कांस्टेंट है, लेकिन दूसरा फैक्टर तो है जो है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप तीनों के केस में देखेंगे, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वैल्यू यानी कि फोर्स कांस्टेंट वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, देन इसकी, देन इसकी। तो जितनी ज्यादा फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। चीज क्लियर हुई। अब देखो, अब आप फाइनली अगर आपसे फोर्स कांस्टेंट तो आप समझ गए सिंपली, तो अब आपको क्या है, थोड़ा थ्योरी मटेरियल मैंने यहाँ भी ऐड किया हुआ है। तो फोर्स कांस्टेंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन आप ऐसे कहेंगे कि फोर्स कांस्टेंट को एक दूसरा टर्म भी बोला जाता है जिसे आप बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो तीन टर्म से आप इसे जाने जाते हैं, मतलब तीन टर्म इसके लिए यूज किए जाते हैं, जो कि डिफाइन किसने किए थे, हुक्स लॉ ने किए थे, जैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, अब ये फोर्स कांस्टेंट क्या बोलता है, फोर्स कांस्टेंट ये बोलता है कि फोर्स कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रीस्टोरिंग फोर्स व्हेन ए बॉन्ड इज डिस्प्लेस्ड बाय अ वन यूनिट। तो आपको मैंने रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट ये कहां से आया, ये आया आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर से। तो ये दोनों हार्मोनिक ऑसिलेटर और हुक्स लॉ से आपका फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू आता है। और आपका फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये भी आपको पता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या बोलता है कि हार्मोनिक के ऑसिलेटर के टाइम पे जब आपका ये इनिशियल केस है, ये आपका केस फर्स्ट है, ये आपका केस सेकंड है। केस फर्स्ट पे देखिए आपकी बॉडी सपोज यहां तक है, बट आफ्टर स्ट्रेचिंग आपने केस सेकंड में से यहां पहुंचा दिया। ओके, लेकिन जैसे आप अपनी बॉडी को छोड़ेंगे तो ये अगेन आपकी स्ट्रेचिंग क्या करेगी, रिस्टोरिंग कर लेगी, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर लगेगा और आपकी बॉडी अगेन यहाँ पहुंच जाएगी। ऐसा ही तो होता है, आप इलास्टिक को खींचते हैं बट जैसे ही छोड़ते हैं तो वो अगेन अपनी पोजीशन ले लेती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने स्ट्रेच करके से यहाँ पहुंचाया और आपने स्ट्रेचिंग छोड़ दी, तो आपको कुछ अमाउंट का रिस्टोरिंग फोर्स लगा। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जो फोर्स से आपने अपने रिंग को खींच के बाहर किया हुआ था और लेंथ बढ़ा दी थी, अगर आप उसे छोड़ेंगे तो आपको जो फोर्स लगेगा, जो उस फोर्स को जो आपने खुद से लगाया था, अगर आप उसे रिस्टोर करना चाहेंगे, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, एक टाइप का नेचुरल फोर्स है जो खुद ब खुद लगता है, जो क्या करता है, जो आपने जो फोर्स लगाया था उसको रिस्टोर करता है, उसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपने क्या किया था, फोर्स लगा के अपने रिंग को, क्या है यहाँ आपका रिंग था,
इसने फोर्स लगा के अपने रिंग को यहाँ तक पहुंचा दिया था, ओके। लेकिन जैसे ही छोड़ा वैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, इस पूरे फोर्स को रिस्टोर कर दिया और बॉडी को अगेन उसी पोजीशन में ले आया, ओके। इसे बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। और हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलता है कि आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया? डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस होती है जो आपका जो बॉडी है उसने देखी, मतलब उसने ऑब्जर्व की, यानी कि इनिशियली आपकी बॉडी मैंने क्या बोला यहाँ है, लेकिन जैसे स्ट्रेच किया आपने बॉडी यहाँ पहुंच गई, तो ये इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो जिसे आप डीएक्स है क्योंकि चेंज को आप निकाल रहे हैं, तो आपका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलता है वो बोलता है कि जितना आपका फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो हमेशा आपके जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ओके। अब अगर आप यहाँ पर को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपको जो फोर्स है वो हमेशा नेगेटिव में मिलेगा, यानी कि माइनस के, यानी कि इसको वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है, के आपने हटाया और यहाँ से लग गया डीएक्स। अब आप बोलेंगे ये नेगेटिव क्यों आया? आपका देखो कांस्टेंट जो यहाँ पर के है ये भी नेगेटिव नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, यहाँ पर जो ये फोर्स है वो नेगेटिव है, यानी कि फोर्स की ये पूरी वैल्यू क्या है, फोर्स की तो है, फोर्स इज इक्वल टू दिस दिस इज, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव। अब आपकी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपके एक्चुअल फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, तो जो चीज आपकी अपोजिट वर्क करती है आप उसे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपकी फोर्स की वैल्यू को नेगेटिव लिया गया है। तो इसी को कैसे क्या बोला जाता है, फोर्स कांस्टेंट, ओके। अगला बोल रहा है व्हाइल द फोर्स कांस्टेंट रिफ्लेक्ट द, और आपका जो फोर्स कांस्टेंट ये आपको क्या रिफ्लेक्ट कराता है, किसके बारे में बताता है, ये आपको बताता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसे आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे रिलेट करेंगे, आप बोलेंगे जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जितना ज्यादा आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, जिसे किसने बताया था, हुक्स लॉ ने बताया था। तो सिंपल सा फंडा है, समझ में आया? यही होता है आपका फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आप इसे ऐसे सारी चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे हो। तो हम अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।